Okay, so yesterday we saw magnetic dipole moment due to orbital motion of a electron. हमने कल ये देखा था कि if we have a electron which is revolving around the nucleus, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, तो MORB कल हमने देखा था, and it turned out that MORB, if you write it in vector notation, it is equal to -E/2 MEL बार। और हमने कल ये भी देखा था दैट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। मतलब इस इक्वेशन तक हम लोगों ने कल किया था। नाउ वी हैव टू गो अहेड फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑनवर्ड्स, क्योंकि वी जस्ट हमारा सिर्फ नोट्स लिखना बाकी था एंड अदर थिंग्स वी ऑलरेडी नो। सो what we can say now, we know that from Bohr's second postulate, from Bohr's second postulate, that for an electron revolving in circular orbit, for an electron revolving in circular orbit, revolving in circular orbit, the angular momentum, the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, is integral multiple of h upon 2 pi. Therefore, what we can say is, therefore L is equal to nh by 2 pi, where n is integer and h, as you know, is Planck's constant. Planck's constant. Okay, तो इतना हमको पता है. Then let me just see what was the equation number हमने जो कल किया था. तो yeah, so let's say this is equation number 6. Okay, therefore from equation number 5 and 6, equation number 5 क्या था? It was m magnetic moment due to orbital motion is equal to E upon 2me, E upon 2me into L, और L आपका आता है NH upon 2 pi. तो this will be equal to, therefore magnetic moment due to orbital motion is equal to, सिंपल है, ENH upon 4 pi me. ओके, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1 होगी. सिंपल. फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, for the first orbit electron, n is equal to 1. Therefore you will have m as EH upon 4 pi me, और इसको आप बोलते हो बोहर मैग्नेटॉन. दिस क्वांटिटी, this quantity EH upon 4 pi me is called as
बोहर मैग्नेटॉन। तो हम जब भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन की बात करेंगे या फिर ओवरऑल एटम की, क्योंकि एक क्या होता है कि हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली, राइट। तो हम लोग हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम को इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन स्टेट करेंगे। सो द मैग्नेटिक मोमेंट of an atom is stated in terms of Bohr magneton. बोहर मैग्नेटॉन, ओके। तो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक लिख दिया, बोहर मैग्नेटॉन है, ओके, राइट। अब तक हम सिर्फ ऑर्बिटल मोशन के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिला है, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये दोनों होता है इलेक्ट्रॉन के पास। मैंने आपको बताया था, देखो ऐसा है that orbital angular momentum will give you orbital magnetic moment, मतलब magnetic moment due to orbital motion, right? और spin angular momentum will give you dipole moment, magnetic moment due to spin। इन दोनों का एडिशन जो होगा that will give us total magnetic moment, ओके। तो वो हमने लिखा नहीं अभी तक, so but in addition to orbital magnetic moment, an electron also possesses spin magnetic moment, spin, और ये इंट्रिंसिक होता है, also possesses intrinsic spin magnetic moment, तो जो भी टोटल मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ these two, okay। So vector addition or vector sum of these two moments is the total magnetic moment, तो मैंने कल ही बताया था आपको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट देता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देता है, दोनों का एडिशन हमको टोटल देता है। या फिर आप बोल सकते हो टोटल एंगुलर मोमेंटम गिव्स अस टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा भी बोल सकते हो आप, राइट। बट देन एज आई टोल्ड यू, we have to take into consideration Pauli's exclusion principle, क्योंकि ओवरऑल मैंने क्या लिखा, वेक्टर सम ऑफ दीज टू मोमेंट्स। अभी क्या है कि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट में, स्पिन का और ऑर्बिटल का, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, क्योंकि वेक्टर है वो, राइट। तो अभी पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
अगर आपके पास एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों सेम स्टेट में नहीं हो सकते। दोनों सेम स्टेट में नहीं हो सकते मतलब क्या? उनके पास वो 4 क्वांटम नंबर, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्टेट बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l, ml which is basically मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर ms। तो चारों की वैल्यू किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकती। तो अगर ms स्पिन, जो बोल रहा हूं मैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का वो मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड है तो दूसरे का डाउनवर्ड है, मतलब इस कैंसिलेशन। तो ये चीज हमको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। मतलब इन शॉर्ट वी एक्सपेक्ट दैट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आपको जो भी मिलेगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, मतलब जब जिस एटम में ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि अगर इवन हुए तो पेयर पेयर में कैंसिलेशन होता है, और अगर ऑड हुए तो देन देयर इज नो कैंसिलेशन, यू हैव रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, मैंने कल भी आपका लिया था, थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। मैं वापस समझा देता हूँ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट। एक का अगर स्पिन मोमेंट डाउनवर्ड्स है, दूसरे का अपवर्ड्स है, तो इज कैंसिलेशन, मतलब इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हियर। तो फिर कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तब। ओके, सो अकॉर्डिंग टू Pauli's exclusion principle, no two electrons can have no two electrons can have same set of quantum numbers, can have same set of quantum numbers, that is, आपको पता है कौन से 4 क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं मैं? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l, ml and ms। okay, so therefore the resultant dipole moment, therefore the resultant dipole moment for these atoms, the resultant dipole moments for these atoms with a pair of electrons, with a pair of electrons in the same state, in the same state defined by n, l and ml will be zero since ms for both the electrons will be oppositely directed. Both the electrons will be oppositely directed as shown in figure. राइट, तो अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा दिखाने से तो आई शो पेयर। सो इफ आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक का स्पिन स्टेट ऊपर के डायरेक्शन में है s बार, तो उसका ms बार नीचे होगा। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, या हमेशा याद रखो, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, मैंने बोला था कि
ऑर्बिटल मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ है, तो डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। और इक्वेशन में लिखा था MORB minus E by 2me L bar. So similarly spin ऑर्बिटल मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड है। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन का बता रहा हूं मैं। अगर मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर S बार नीचे की तरफ है तो S बार ऊपर की डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो कैंसिलेशन होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब इजी है। 10 जिस एटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, उसी के पास नॉन जीरो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो द एटम्स with odd number of electrons in their outermost orbit will possess non-zero resultant magnetic moment. Okay, so inner orbits they do not contribute to anything, क्योंकि inner orbit जो हमेशा paired ही होता है, आपको पता है। पहले ऑर्बिट में 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, मतलब इवन नंबर होता है, मतलब anyways they will not contribute anything. So inner orbits are completely filled. Inner orbits are completely filled and hence do not contribute to the total magnetic moment of atom. राइट। तो हमने जो लास्ट सेशन में सीखा था, आज वो अब जाके वो यहाँ पे खत्म हुआ। कीप टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ थियरी। ऑलराइट, सो आई विल गो फॉर अ क्विक रिवीजन नाउ। बहुत फास्ट में बताने वाला हूं कि अब तक हमने क्या किया है, बिकॉज यू नीड टू मेंटेन अ लिंक। तो हमने कल स्टार्ट किया था, हमारा टास्क ये था इस चैप्टर में, हमको ये बताना है कि why some materials are magnetic in nature like iron and why some materials are not magnetic in nature। तो अगर मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिज्म नहीं है, तो अल्टीमेटली वो जो मटेरियल जिस एटम से बना है उसी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी। तो एक एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मतलब एक्ट एज अ करंट लूप, क्योंकि चार्ज इन मोशन गिव्स यू करंट। हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया था विच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। तो हमने बोला कि ये करंट लूप है। फिर हमने बोला हमको पता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज गिवन बाय I into A। ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से आ रहा है। व्हाट इज I, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज इज E ऑन इलेक्ट्रॉन, और एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है, टाइम पीरियड कैपिटल T इनटू एरिया ऑफ द लूप। और एरिया ऑफ द लूप आएगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ दिस
circular orbit is r, right? Then हमने बोला कि time period is distance upon velocity. How much distance electron has covered in one revolution is 2 pi r into velocity v, pi r square, pi r, r cancel, तो हमको मिल गया orbital magnetic moment as, we have got orbital magnetic moment as EVR by 2, right? फिर हमने क्या किया that we have multiplied and divide, ME से multiply divide कर लिया हम लोगों ने, right? तो ये जो MVR हमारे पास आया है after multiplying by mass of electron, multiplying and dividing by mass of electron, this is nothing but angular, orbital angular moment of electron. फिर अगर हम लोग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिवाइड कर लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विद दिस, इसको मैं बोला था गायरोमैग्नेटिक रेशियो। देन अगर मुझे वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो आई कैन राइट डाउन MORB वेक्टर एज -E/2ME L बार। इसका मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और angular momentum, orbital angular momentum, they are oppositely directed. Okay, then also what we know is L is NH upon 2 pi. ये NH upon 2 pi कहाँ से आया? ये बोहर second postulate से आया। Therefore you can write MORB as E/2ME NH upon 2 pi, right? तो ये आपको मिल जाएगा ENH upon 4 pi ME। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूं तो मुझे मिलता है MORB as EH upon 4 pi ME। इसको आप बोलते हो बोहर मैग्नेटॉन। हम जब भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे ऑफ एन एटम, हम इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन ही लिखते हैं नॉर्मली, राइट? सो वंस यू अंडरस्टूड दिस, अब इस पूरे पेज पे, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, मैंने कहीं पे भी स्पिन की बात ही नहीं की। नॉर्मली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आया है। आप देख सकते हो इस इक्वेशन में, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज समथिंग इंट्रिंसिक, मतलब इंट्रिंसिक मतलब कि वो वहां पे पहले से है ना? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ समथिंग, वो ऑलरेडी है, राइट? तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है इट इज इन इट्स वेरी ओन नेचर, है ना? तो एक स्पिन ऑर्बिट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हर एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो ऑर्बिटल प्लस स्पिन से आएगा। अब होता क्या है कि अगर मेरे पास एक लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से आप, पहली चीज तो यह है किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्टेट को समझाने के लिए, बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, N, L, Ml, Ms। अकॉर्डिंग टू पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स they cannot have same set of all these 4 values। मतलब मेरे पास पहले लेवल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो N1 है, हो सकता है L की वैल्यू भी सेम हो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, Ml की वैल्यू भी सेम हो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन Ms की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर एक का Ms डाउनवर्ड्स है तो दूसरे का
अपवर्ड से, मतलब देयर इज कैंसिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो ही वो कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे तो ही उस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। करेक्ट? तो यहां तक हमने अब सीखा है। ओके, सो नाउ वी वांट टू गो वन स्टेप अहेड। अभी डिपेंडिंग ऑन कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस का टाइप कौन सा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बट फॉर द टाइमिंग नाउ वी वांट टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बहुत इजी टॉपिक है। देखो ऐसा है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। पर इससे भी एक स्टेप आगे सोचोगे तो अब याद रखना, अगर किसी भी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है एटम के पास, नेट मैग्नेटिक मोमेंट है एटम के पास। जब मैं बल्क मटेरियल की बात करता हूं, बल्क मटेरियल मतलब वी टेक गुड क्वांटिटी, है ना। बल्क मतलब मैंने एक रॉड बना लिया, मान लो मैंने एक सब्सटेंस लिया और उसका एक रॉड बना लिया। सो आई हैव अ रॉड लाइक दिस। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। नाउ ओके, अब इस रॉड में, बल्क मटेरियल में एक एटम तो होगा नहीं, देयर आर सो मेनी एटम्स, है ना, मिलियंस बिलियंस जो भी है। तो हर एक एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेट डायपोल मोमेंट कब होगा और कब नहीं होगा। मान लो कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके एटम्स के पास नेट डायपोल मोमेंट है। अब मैं हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर से दिखा सकता हूं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी आपने ऑलरेडी देखा। तो हो सकता है कि हर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो रैंडमली डायरेक्टेड है, सो दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, तो दे आर रैंडमली डायरेक्टेड। जब वेक्टर्स रैंडमली डायरेक्टेड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है जीरो। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन जब मैंने बल्क मटेरियल बनाया तो उस केस में ये सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स या रैंडमली डायरेक्टेड होने की वजह से कैंसलेशन हो गया। तो अगर आप बोलोगे व्हाट इज टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हियर, तो जीरो। राइट, गुड। अब कुछ ऐसे भी मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि एक Fe3O4 मटेरियल है, राइट, जिसमें टोटल कैंसलेशन नहीं होता। मतलब उसमें अभी एग्जैक्टली क्या होता है हम बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। आई एम जस्ट गिविंग यू समथिंग रफ रफ। उसमें क्या होता है कि हर एक एटम का डायपोल मोमेंट
मैग्नेटिक मोमेंट मोर और लेस अलाइंड है। इसका मतलब सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है तो एडिशन इज नॉट जीरो, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये मटेरियल मैग्नेटिक इन नेचर होगा। सो दिस मटेरियल इज मैग्नेटिक इन नेचर। नाउ ये जो मटेरियल है, हो सकता है ये मटेरियल हैज वॉल्यूम ऑफ 15 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, राइट। तो जब मैं बोलता हूं कि इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक मोमेंट की कोई वैल्यू बता देते हैं हम लोग, लेट अस से इट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 20 मान लो, और इसका वॉल्यूम जो है दैट इज 10 मीटर क्यूब मान लो, राइट। लेट अस से दिस magnetic this material has a magnetic dipole moment of, और मैंने आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट कल बताया था। यू शुड नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। एनीवेज, तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज 20, टोटल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। तो आई वांट टू सी कि 1 मीटर क्यूब में, मान लो मैं ऐसा करता हूं, व्हाट आई विल डू इज, ये एक क्यूब है, ये एक मटेरियल है जिसका वॉल्यूम 20 लेके रखा है हमने। ओके, राइट। तो अब एंड दिस हैज मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो अगर मैं इस टोटल वॉल्यूम का, इस टोटल वॉल्यूम में जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि पर मीटर क्यूब में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है ना। हाउ मच इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज सेम जैसे आप पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन करते हो, जैसे आप डेंसिटी ऑफ वाटर डिफाइन करते हो। आप क्या बोलते हो डेंसिटी ऑफ वाटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर मैंने बॉक्स लिया, उसको अगर कंप्लीटली पानी से फिल कर दिया तो एग्जैक्टली 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर विल फिट इनसाइड, ऐसा ही बोलते हो आप, राइट। तो आप बोलते हो वाटर का डेंसिटी कितना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पॉपुलेशन डेंसिटी की जब बात करते हो, फिर आप बोलते हो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर की सरफेस एरिया पे, तो सरफेस डेंसिटी होता है कितने लोग रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, पर यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, mz। So magnetization is nothing but magnetic dipole moment per unit volume of a material, right? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यू नाउ नो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। नाउ बाय द वे, इसका यूनिट जो आता है दैट इज एम्पियर पर मीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए m, जब मैंने लिखा था I इंटू ए, I इज एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजेशन इज मेजर्ड इन एम्पियर पर मीटर। ओके, गुड। देन अब सपोज हम लोग एक टोरॉइड लेते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में हमने टोरॉइड क्या होता है वो भी देखा था। टोरॉइड पे क्या होता है, टोरॉइड पे वाइंडिंग्स होते हैं। तो यू हैव वायर्स हियर, वायर वाउंडेड हियर, और इसमें से आप एक करंट आई पास करोगे। तो इफ यू रिमेंबर, सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसा है। एक्सिस ऑफ दिस टोरॉइड इज
at the center of this ring, और हमने एवरेज रेडियस r लिया था, और हमने एम्पेरियन लूप भी वहीं पे ड्रॉ किया था। ओके राइट, अब इसके आगे थोड़ा अच्छे से समझ लेना। आपको याद होगा कि जब हमने इस वाइंडिंग में से करंट सर्कुलेट किया, तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ एट द सेंटर, मतलब एट द एक्सिस, मतलब ये ब्लू डॉटेड लाइन, एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, इट वाज गिवन बाय म्यू 0 कैपिटल N by 2 pi r into I, where capital N is total number of turns। फिर मैंने बताया था कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको B0 बोल रहा हूँ। For the time being, I am calling this as BO. Okay, right. तो अच्छे से समझ लो, अगर हमारे पास एक टोरॉइड है, टोरॉइड में वाइंडिंग्स है, हमने करंट पास किया, तो वो करंट क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा एट द एक्सिस, एंड दैट इज गिवन बाय म्यू 0 n I। क्लियर। इन एडिशन ये जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं, मान लो, मतलब जो मटेरियल है हमारे पास किसका, ये जो मैंने टोरॉइड बनाया है, तो टोरॉइड भी तो किसी मटेरियल से बना होगा ना, राइट। तो मान लो ये जो टोरॉइड का जो मटेरियल है, ये मटेरियल मैग्नेटिक इन नेचर है। मैग्नेटिक इन नेचर मतलब जो मैंने अभी अभी डायग्राम ड्रॉ करके बताया, मैग्नेटिक इन नेचर मतलब उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। सो लेट्स से ये जो टोरॉइड हम ले रहे हैं, टोरॉइड इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल which is magnetic in nature, मतलब the net dipole moment per unit volume is not zero, मतलब मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है। तो उस केस में जो मटेरियल है जिससे टोरॉइड बना है, उसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल is proportional to magnetization, right? So that is given by Bm is equal to mu 0 times of magnetization। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दो सोर्सेस से आ रहा है, एक तो जो करंट आपने पास किया, दूसरा मटेरियल खुद मैग्नेटिक था। थोड़ा समझने की कोशिश करो, बिकॉज इट इज सिंपल इंटरेस्टिंग। तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ड्यू टू करंट प्लस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। मतलब मैं लिख सकता हूं म्यू 0 Ni प्लस म्यू 0 Mz प्लस म्यू 0 Mz। All right, so I can write it like this. Now we have to define a new quantity which is called as magnetic field intensity। तो ये जो N into I है, इसको हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज जस्ट मैग्नेटिक फील्ड बट ड्यू टू करंट। तो देखो क्या है कि ये H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही है, और जो हम B लिखते हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखते हो, मैग्नेटिक फील्ड B लिखते हो, राइट। तो H भी मैग्नेटिक फील्ड है, B भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन H जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट की वजह से आई है, और B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल ऑफ द रॉड की वजह से आया है। तो ये जो H मैंने डिफाइन किया है, and I will be revising everything in next session, so don't worry, अभी सिर्फ समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है, राइट। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता होना चाहिए। सो म्यू 0 आई कैन टेक आउट कॉमन H प्लस Mz। अब we have to define a ratio of magnetization to that of
magnetic field intensity, and this ratio is called as chi, which is magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility, right? So there is a ratio of magnetization of the material to that of magnetic intensity, which is called as susceptibility, magnetic susceptibility. इसका क्या इंपॉर्टेंस है आगे समझेगा. काय की वैल्यू आपको ये बताएगी कि मटेरियल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन अभी तक हमने डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस नहीं किया है. इट्स दैट्स व्हाई इट इज टू अर्ली. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो मुझे यहां से मिल गया mz इज इक्वल टू chi h. तो b इज म्यू जीरो h प्लस mz, और mz है chi h, राइट? ओके, देन b इज इक्वल टू म्यू जीरो 1 प्लस chi और h कॉमन. ओके, राइट. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, इसमें जो 1 प्लस काय है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर टू एच. तो ये जो 1 प्लस काय है, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, राइट? तो और दिस इज V is equal to mu h, where mu is equal to mu 0 into mu r, right? So in short, magnetic field B is related to magnetic field intensity H with a constant mu, which is called as magnetic permeability. So as I told you, B and H are more or less the same thing. सिर्फ बीच में एक mu factor आया है. तो we will be talking more about this in the next session. और मैं ये पूरा मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये मैं वापस नेक्स्ट सेशन में रिपीट करवाने वाला हूँ. एंड देन वी विल बी राइटिंग नोट्स ऑल्सो. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अगले सेशन से पहले यू नीड टू रिवाइज दिस लेक्चर, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको समझना जरूरी है. नेक्स्ट सेशन में पूरा क्लियर होना चाहिए.